जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में यूपी पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज यह 6वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यानी हमसे कह रहा 35 घोड़े हैं और 270 केजी अनाज है 21 दिन के लिए। एक फार्मूला हमने आपको बता रखा है, m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w। यानी यमोन का मतलब होता है पहले कितने व्यक्ति। अब व्यक्ति में चाहे व्यक्ति आ जाए, चाहे कोई भी मतलब जैसे घोड़ा भी आ सकता है या फिर कोई भी वस्तु आ सकता है। कितने दिन में कार्य कर रहा है, कितने घंटे कार्य कर रहा है, तो उस दौरान कितना काम किया, यानी पहला हो गया। उसके अलावा दूसरे वाले में दूसरे कितने व्यक्ति थे, दूसरे कितने दिन तक काम किया और कितने घंटे काम किए, ताकि कितना काम दूसरा काम हुआ। तो पहले कितने घोड़े थे, 35 घोड़े थे। कितने दिन तक, 21 दिन तक। और कितने घंटे नहीं दिया है, और घंटे कितना अनाज खाते थे, 270 केजी बराबर। बाद में कितने घोड़े थे, 28 घोड़े। और कितने दिन तक, वही तो पूछ रहा है दिन, यानी D2 पूछ रहा है। और हमसे कितने केजी अनाज, 180। अगर देखें तो यहाँ से काटेंगे 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 0 से 0 अगर काट दीजिए और 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 त्रिक 27। यानी ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। बचा कितना, D2 बराबर हो गया 35 बटे 2। यानी 35 को लिख सकते हैं 17.5 और 17.5 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 माह में 1261 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कह रहा 8,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना दे दिया, 8,000 रुपए। अब हमसे कह रहा है कि 1261 रुपए उसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 8,000 प्लस 1261। यानी कितना हम लिख सकते हैं इसको, 8,000 प्लस 1261। यानी जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 9261 हो जाएगा कि नहीं। अब हमसे कह रहा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है 18 माह में। तो 18 माह कह रहा है तो 18 माह को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक एक माह में, एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 अर्धवार्षिक। और 18 माह में 3 अर्धवार्षिक। यानी अगर हम इसको करें तो क्या होगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्योंकि 3 अर्धवार्षिक होगा, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए और इसका भी क्यूब रूट निकाल लीजिए। क्योंकि अगर 2 साल होता है, यानी 2 अर्धवार्षिक होता है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 बार होता तो क्या करते हैं, घाते 4 निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 3 माह दिया, यानी 3 अर्धवार्षिक दिया, यानी क्यूब रूट निकालेंगे। तो 8,000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पर दिया है 9261 कितने का हो जाएगा, 21 का हो गया। यानी ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 20 से 21। यानी कितना ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज मिल रहा है किस पर, 20 पे और गुणे 100। अगर 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 यानी 5% है। लेकिन यह केवल कितने माह के लिए है, 6 माह के लिए, क्योंकि अर्धवार्षिक कह रहा है। इसमें 2 का गुणा करा दीजिए, यानी कितना हो गया, 10%। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, राजेश अपने वेतन का 20% मकान किराया पर और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करता है और वह शेष आय बचाता है। यदि उसकी मासिक बचत 306 रुपए हो तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, यानी एक माह में कितने रुपए वो आय करता है। तो इसका एक फार्मूला हम लिख सकते हैं, बचत बराबर होगा यानी प्रारंभिक वेतन गुणे 100 माइनस x1 बट्टे 100, फिर 100 माइनस x2 बट्टे 100, इसी प्रकार आगे। तो बचत कितना कर रहा है, 306 का, बराबर प्रारंभिक वेतन नहीं पता तो x 100 में से 20 रुपए खर्च कर रहा है, यानी बचा कितना रहा है, 80 बटे 100 गुणे, फिर 100 में 15 खर्च कर रहा है, यानी बचा कितना रहा है, 85 बटे 100। अगर देखें तो 0 से 0 कट गया और इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 17 पचे 85 और इसको 17 से काटेंगे, 17 कम 17, 17 अट्ठे 136, 18 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, अगर इसे 2 से काटेंगे 2 25, 2 50 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 9, यानी 9 पचे 45, 450, ऑप्शन नंबर डी। इसको और भी आसान विधि से यानी फ्रैक्शन से हल कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 में से 1 कम। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी 20 में 3 कम। यानी हम लिख सकते हैं कितना हो रहा है, पहला मान लीजिए x रुपए, कितना हो रहा है 5 में 1 कम यानी 4/5, और दूसरा 20 में 3 कम यानी 17/20, और बराबर कितना मिल रहा है, पूरा बचत हो रहा है 306। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 4 पंचे 20 और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 1 कम 17 और 17 अट्ठे 136, यानी 18 आ गया। x बराबर 18 गुणे 5 पचे 25, यानी 25 गुणे 18 करेंगे तो 450, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक 5 अंकों की संख्या 24 7 यहाँ पर दिया 2 4 7 स्टार 8 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा अंक स्टार को प्रतिस्थापित करेगा, यानी स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जिससे वह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24 7 और उसके बाद 8, यहाँ पर स्टार दिया। इसको किससे विभाजित करने के लिए कह रहा है, 44 से, यानी हम 44 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 11। हम 4 का भी नियम बता चुके हैं और 11 का भी नियम बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे 18, यानी 4 का नियम होता है अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो 18 तो 4 से विभाजित नहीं होगा, अन्यथा ए वाला क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 रखें 38, अगर 3 रखें तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 38 भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखें तो 28, यानी 4 से कटेगा, और अगर हम 4 रखें तो 4 रखेंगे तो ए भी कटेगा, यानी ऑप्शन के स्थान पर या तो बी हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, यानी 4 के नियम से 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम अल्टरनेट पे चलता है, यानी इसका योग और इसका योग समान होना चाहिए, और इसका योग, या फिर इनका डिफरेंट 0 आना चाहिए, या फिर इनका क्या होना चाहिए, डिफरेंट 11 का गुणज होना चाहिए। अगर हम इसको जोड़े तो 8 7 15, 15 तो कितना होता है, 17 होता है, और यहां से जोड़े तो 4, अगर यहाँ पर 4 है और 4 में अगर कौन सी ऐसी संख्या हम घटा दें ताकि यहाँ पर कितना आ जाए, या फिर 11 या फिर 22 या फिर 0 आ जाए। अगर हम यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो +2 4 2 6, यानी 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 11, यानी 11 का गुणज। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही।
अगला क्वेश्चन दिया है 3/4, 7/8 और 9/20 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका HCF कितना होगा? हमसे अगर HCF पूछे तो अंश का यानी ऊपर वाले का क्या निकालते हैं HCF और नीचे वाले का क्या निकालते हैं LCM। और अगर हमसे LCM पूछे तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का क्या निकालते हैं HCM। यानी जो अंश का वही चीज निकालेंगे और हर का उसका विपरीत। जैसे हमसे HCF पूछ रहा है तो 3, 7 और 9 का HCF बटे 4, 8 और 20 का LCM। ये निकालिए 3, 7, 9 का HCF कितना हो जाए, क्योंकि कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं हो रही थी, यानी इसका HCF कितना होगा 1। 4, 8 और 20 का LCM अगर हम यहाँ पर रखें 20 तो 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो 20 कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा, यानी 1/20 दूना 40। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन दिया है करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5। अगर इसका मान अनंत तक दिया गया होता तो हम इसका मान आंसर क्या लिख देते? 5 लिख देते। लेकिन अगर यह अनंत तक नहीं दिया, केवल कितने तक दिया? 1, 2, 3, 4 पदों तक दिया है, तो इसका मान हो जाएगा 5। और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितनी बार दिया है? 1, 2, 3, 4, 2 के पावर 4 -1 और बटे 2 के पावर 4, यही होगा 5 के पावर 2 के पावर 4 -1 बटे 2 के पावर 4, तो 5 और 2 के पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -1 बटे 16। अगर घटाएंगे तो 5 के पावर 15 बटे 16। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो। अगला क्वेश्चन दिया है 615 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनका मान क्रमशः, मान मतलब मूल्य 3, 5 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 50 पैसे के सिक्के जितने हैं उनका मान बताइए। तो सबसे पहले हमें प्रारूप यानी सिक्कों का सिक्के कितने दिए हैं? 1 रुपए 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रुपए, और 25 पैसे को लिख सकते हैं 1/4 रुपए, यही लिख सकते हैं। यानी हमारा क्या हो गया? यह प्रारूप। मूल्य का रेशियो कितना दिया है? मूल्य का रेशियो दिया है 3, 5 और 7। यानी इसको हम मान लीजिए 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे और इसको 7x। अगर हमें प्रारूप मूल्य से सिक्का ज्ञात करना होगा तो सिक्का ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना? नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर हमें मूल्य दिया गया हो और सिक्का पता लगाना हो तो उसमें क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। और अगर हमें सिक्का दिया गया है, मूल्य पता लगाना होता है तो उसमें गुणा किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3x में 1/2 1 से भाग देंगे, 3x में 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 5x में 1/2 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर चला जाएगा 10x हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 7x बटे 1/4 यानी 7 चौके 28x हो जाएगा। अगर यही हम देखें यहाँ पर तो 3x दिया है, 3x हो गया, 10x और 28x, इसको जोड़ लीजिए 8, 8 3 11, 2 1 3 और 1 4, 41x, और इसका मान कितना दिया है? 615। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 आएगा। ठीक, 15 का 15, 15 चौका 60 और 21, सही 15 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना दिया है? 10x, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 10 × 15, 15 दहा में यानी 150 सिक्का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया है राम ने कुछ टी शर्ट्स 252 रुपए में 3 के मूल्य पर खरीदी और उन्हें 200 रुपए में 5 के मूल्य पर बेच दी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी राम ने कुछ टी शर्ट, यानी कितना टी शर्ट पता नहीं, ले
खरीदा और 252 रुपये में 3 के दर से, यानी 3 टी शर्ट जब खरीदा तो 252 रुपये पे करने पड़े। और फिर वह क्या किया, उन्हें 200 रुपये में 5 के मूल्य पर बेच दिया, यानी जब 200 रुपये में 5 टी शर्ट बेच रहा है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हमसे सीपी कह रहा है तो सीपी कितना है, 3 टी शर्ट यानी 252 रुपये में कितना कर रहा है भैया, सीपी 252 रुपये में, यहाँ पर लिख लीजिए 3 टी शर्ट 252 रुपये, ठीक। और एसपी यानी बेच रहा है 5 रुपये में, 5 टी शर्ट 200 रुपये, यानी इसको कितना। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हल करने के लिए आप ऐसे भी गुणा करा लीजिए, हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 है यहाँ पर 5 है, यानी अगर हम देखें तो टी शर्ट तो समान है नहीं, यहाँ पर 3 टी शर्ट यहाँ पर 5, एक काम कीजिए इसको बराबर कर लीजिए। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो इसमें 5 का गुणा कराएंगे, इसमें 3 का गुणा कराएंगे। अगर 5 का गुणा है इसमें भी 5 का, इसमें 3 का तो इसमें भी 3 का। 5 दूनी 10 कैरी 1, 5 बचे 25 और 1 26 कैरी 2 और 5 दूनी 10 2 12, 1260 रुपये का यानी हमारा सीख लिया गया। एसपी कितना, 2 तिया 600 रुपये, यानी हम खरीदे कितने का, 1260 रुपये का और बेचे कितने का, 600 रुपये का, यानी हमें कितने का घाटा हो रहा है, अगर देखा जाए तो 660 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी हमें लॉस कितने का हो रहा है, 660 रुपये का लॉस। 660 रुपये का लॉस, सीपी कितना दिया है, 1260 और बोनस। अगर 0 से 0 काट देंगे और फिर काटेंगे कितने से, 6 से, 6 से काटेंगे तो 11 और 6 से काटेंगे तो कितना होगा, 21। अगर हम इसको देखें तो इसको बना लीजिए कितना, 1100 और बटे 21। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हानि वाला होगा, लाभ वाला नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब अगर देखें तो इसमें अंतर ज्यादा दूरी का है, जैसे 72 दिया 72%, 72.5, 54.4, यानी दूर दिया है तो हम इसको 20 मान के करते हैं। अगर हम इसको 20 मान लेंगे तो 1100 बटे अगर 20 मानेंगे तो 0 0 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 यानी 2 पंचे 10, 55 के लगभग करीब कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, 12% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक था, यानी लागत मूल्य जो हमारा था अंकित मूल्य से कितना अधिक था, अंकित मूल्य कितना ज्यादा था लागत मूल्य से, यानी क्रय मूल्य। अगर हम देखें तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमपी पर, मतलब मार्केट प्राइस पे, यानी एमपी लिख लीजिए और लिख लीजिए एसपी और एक काम कीजिए आप लिख लीजिए सी। अब हमसे कह रहा है कि एक वस्तु 12% की छूट पर, यानी अगर एमपी 100 रुपये है तो 12% छूट यानी कितने का मिलेगा, 88 का, यानी बेचा जाएगा 88। उसके बावजूद भी सीपी पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ, यानी सीपी अगर हम यक्स मान लें तो यक्स का 10% यानी 110 बटे 100 और बराबर कितने का होगा, 88। 0 से 0 11 88, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, यानी हमारा सीपी 80 रुपये। 100 रुपये का सामान था, 80 रुपये का सामान था, 100 रुपये में बेचा गया, यानी कितने का लाभ हुआ, 20 का, किस पर, 80 पे और गुणे 100, यानी क्या कर रहा है, कितना अधिक था, किससे, लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक था, तो 20 अधिक था, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 4 25 100, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, 3 सेकेंड में यह ट्रेन के समान दिशा में 2 किमी प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अगर हमसे देखिए इसमें कह रहा है समान दिशा में, ट्रेन की चाल या फिर बस की चाल या फिर किसी भी वस्तु की चाल, अगर समान दिशा में कहे तो उसका क्या निकालते हैं भैया, अंतर निकालते हैं, और विपरीत दिशा में कहे तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला लिखते हैं, ट्रेन की चाल यानी कुल दूरी
बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय गुणे 18/5 बराबर 4, और 4 किसमें होना चाहिए, किमी प्रति घंटा। ठीक है, कुल दूरी कितना दिया है, कुल दूरी यानी ट्रेन जब किसी व्यक्ति, किसी खंभे, किसी पेड़ को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है 150। कितने समय में पार कर रही है, समय लिखा है 3 सेकंड गुणे 18/5। 18/5 इसलिए किया जाता है ताकि यह मीटर के सेकंड में किसमें बदला जाए, किलोमीटर प्रति घंटा में। और चाल, व्यक्ति की चाल 2 किमी प्रति घंटा और ट्रेन की चाल पता नहीं, तो हम लिख सकते हैं ट्रेन की चाल x और व्यक्ति की चाल 2, यानी x - 2। अगर 3 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 × 15 30 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 10, यानी 180 और बराबर x माइनस, तो इधर लेके आएंगे तो x बराबर 180 + 2 यानी 182 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।